हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं, पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स फ्री में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं 10 और बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चीन ने हिंदुओं और जैन इसके अलावा बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र सरोवर पर मिसाइल सेंटर बना लिया है। तो किस जगह पर, कौन सा ये पवित्र सरोवर है? आंसर होगा इसका कैलाश मानसरोवर। देखिए, चीन ने इस जगह पर DF-21 मिसाइल तैनात किया है। ये ज़मीन से हवा में मार करने वाली यानी सरफेस टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज कितनी है? 2200 किलोमीटर। तो इस न्यूज़ को इकोनॉमिक्स टाइम्स ने काफ़ी डिटेल में पब्लिश किया अभी हाल ही में, और उसने ये लिखा है कि जो मिसाइल सेंटर है वो इंडिया और चाइना का जो भी LAC टेंशन चल रहा है, बॉर्डर टेंशन चल रहा है, उस दौरान एक तरह से चीन की ओर से ये उकसावे की कार्रवाई है। द प्रिंट ने इसे सैटेलाइट इमेज को दिखाते हुए इस न्यूज़ को पब्लिश किया है, बताया इसके बारे में। तो दूसरी ओर इंडिया ने भी लद्दाख में सरफेस टू एयर जो आकाश मिसाइल है, एयर डिफेंस सिस्टम है इंडिया का अपना बनाया हुआ, उसकी तैनाती इंडिया ने पहले ही से की हुई है उसके मुकाबले के लिए। तो ये कहाँ पर है, लोकेशन क्या है कैलाश मानसरोवर का, वर्ल्ड मैप में 3D मैप में आपको बताते हैं ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो देखिए, मेरे बगल में आप वर्ल्ड मैप देख रहे हो और प्यारा भारत सामने है। तो यहाँ से जब ऊपर की ओर चलेंगे, नेपाल के पास में है, तो ये लिपू लेक है, ये वाला इलाका, ओके। और काला पानी, जिसके बारे में आपने सुना होगा, जिसको लेकर विवाद भी हुआ था नेपाल के साथ, और उसने अपने मैप में इसको शामिल करके दिखाया है इंडिया का हिस्सा। तो कैलाश मानसरोवर जाने के लिए यहीं से रास्ता जाता है, इधर से ही क्रॉस करके जाते हैं, ओके। तो उसी के आगे नॉर्थ में आगे ये तिब्बत है, उसके ऊपर में, ठीक है। तो तिब्बत पर अभी चीन का कब्जा है, और तिब्बत में इस जगह पर आप देख रहे हो ये मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर, ये पवित्र मानसरोवर है। इसी के बगल में उस तरफ आप देख रहे हैं कि राक्षस ताल है। ये पवित्र स्थल है। मानसरोवर के ठीक सामने उस तरफ कैलाश पर्वत है, और ये पर्वत कई धर्मों के लिए पूजनीय है। कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, जिसे आमतौर पर कैलाश मानसरोवर स्थल के रूप में हम लोग जानते हैं, ओके। तो आपको कैलाश पर्वत पे भी ले चलते हैं, आप सामने ही है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 3D आपको 360 डिग्री घुमा के आपको बताता हूँ पूरा। ये यहाँ से इस तरह से नज़र आता है, और अगर कैलाश पर्वत से आप देखते हैं तो इस तरह से सामने में आपको इस तरफ मानसरोवर दिखने को मिलेगा, दूसरी तरफ राक्षस ताल देखने को मिलेगा, ठीक है। आप पूरा मैप जो है देख रहे हैं, ओके। तो वहीं पर है कैलाश मानसरोवर, और कैलाश पर्वत जो है उसके आसपास का जो पूरा इलाका है जिसको कैलाश मानसरोवर कहते हैं, वो कई नदियों का जो है उद्गम स्थल भी है, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, कर्णाली, जिसको घाघरा भी कहते हैं, गंगा की सहायक नदी है घाघरा, तो वो भी वहीं से निकलती है। 4 धर्मों के अनुयायी इसे बहुत पवित्र मानते हैं और पूजनीय मानते हैं, ठीक है। और हिंदू धर्म में तो इसको जो पर्वत है कैलाश पर्वत आप देख रहे हैं, उसे भगवान शिव और माता पार्वती के निवास के रूप में भी जाना जाता है, उसी के रूप में हम लोग मानते हैं। और दूसरी ओर अगर तिब्बती बौद्ध के रूप क्या मानते हैं इसको, तो वो भी इसे पवित्र मानते हैं, और बहुत ग्लेशियर, बहुत कीमती ग्लेशियर और पवित्र ग्लेशियर मानते हैं। जैन धर्म में भी इस पर्वत का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, और ये माना जाता है कि उनके जो 24वें आध्यात्मिक गुरुओं में से जो प्रथम थे, उन्होंने पहले आध्यात्मिक गुरु जो थे वो मोक्ष की प्राप्ति यहीं पर की थी। तो इकोनॉमिक्स टाइम्स और द प्रिंट के अनुसार मानसरोवर के पास में ही चीन ने मिसाइल साइट की डेवलप की है, जगह बनाई है, वहाँ पर काम अभी भी जारी है, और वहाँ पर DF-21 जो मिसाइल है वो उसे तैनात किया गया है, ठीक है। कहाँ पर है? तो 2 जगह मेनली दिखाया गया है, बताया गया है। एक तो आप मैं दिखा रहा हूँ जूम करके, इस जगह पे, ठीक है, मानसरोवर के बगल में है, ये रहा, ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हो यहाँ पर। और दूसरा इलाका दूसरी तरफ ही चलते हैं, जूम इन करके फिर जूम आउट करते हैं, और यहाँ पर ये वाला जो इलाका है वो आप देख रहे हो। तो इसी के बारे में बताया गया है दोनों न्यूज़पेपर के द्वारा, और जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि चीन के द्वारा जो ये मिसाइल सिस्टम
वहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, साइट डेवलप किया जा रहा है, वो एक तरह से इंडिया के लिए उकसावे की कार्रवाई है। और दोनों देशों की जो टेंशन है, जो LAC पर चल रहा है अभी लगातार, जो इंडिया ने अभी 29 और 31 अगस्त को भी उसके सैनिकों को पीछे धकेला, और उससे पहले गलवान में हम लोगों ने देखा काफ़ी हिंसक झड़प हुई थी, तो ऐसे में टेंशन को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। इधर भारत ने पहले से ही, मैंने बताया आपको कि आकाश मिसाइल सिस्टम तैनात किया हुआ है। मतलब चीन की ओर से जो तनाव है उसमें हथियारों की होड़ एक तरह से देखी जा रही है LAC के पास। दोनों तरफ से टैंक हैं कई जगह पर, जैसे पेंगोंग से लेक के पास टैंक है, इसके अलावा दूसरी जगह डेप्सांग प्लेन्स पे भी टैंक एक दूसरे के सामने तैनात हैं। तो स्थिति काफ़ी टेंशन भरा है। और चीन ने जो है वो पवित्र कैलाश मानसरोवर के पास जो मिसाइल सिस्टम तैनात किया है, एक तरह से धार्मिक लोगों पर एक तरह से चोट भी पहुंचाई है। ये भी न्यूज़ में ये बताया गया है। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि चीन जो है, उसकी जो सत्ता है, उसकी जो पार्टी है, वो धर्म को नहीं मानती है, और उसका ये मानना है कि धर्म जो है जनता के लिए वो अफीम होता है, धर्म को वो किसी धर्म को नहीं मानता है। और इधर भारत और चीन के बीच में अप्रैल से ही तनातनी चल रही है, लगातार हम लोग देख रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में आपको बताया। मुझे लगता है कि पूरी बात आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक के तौर पर, एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर M वीरा लक्ष्मी को किस राज्य में नियुक्ति मिली है ऑफिशियल रूप से? आंसर होगा तमिलनाडु। M वीरा लक्ष्मी को 108 नंबर की जो एम्बुलेंस है वहाँ पर उसका ड्राइवर नियुक्त किया गया है। एम्बुलेंस पायलट कहते हैं एक तरह से। तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं K पलानीस्वामी, तो उन्होंने ही जो है एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई, उसमें ये भी थी, उनको भी नियुक्त किया गया है। 30 साल की हैं वीरा लक्ष्मी और 3 साल से टैक्सी चला रही थी, अब वो एम्बुलेंस ड्राइवर हो गई हैं। अगला क्वेश्चन, जॉनी बख्शी का 5 सितंबर 2020 को निधन हो गया, तो किस लिए जाने जाते थे, किस वजह से? आंसर होगा निर्माता निर्देशक, वो फिल्मों के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। 83 ईयर के थे और उनकी जो डेथ हुई है वो दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है। और कई सारी फिल्में जैसे पुलिस, खुदाई, मंजिलें और भी, रावण, फिर तेरी कहानी याद आई जैसी बहुत सारी फिल्में उन्होंने निर्माण की थी 80-90 के दशक में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संविधान के रक्षक माने जाने वाले धर्मगुरु केशवानंद भारती का निधन 6 सितंबर 2020 को हो गया, तो किस राज्य में स्थित इडनीर मठ के प्रमुख थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल ध्यान रखना और ध्यान से इस पूरे बात को समझिए। केशवानंद भारती का जो मामला है वो हमेशा, ये हर 2-4 महीने पर मामला सामने आता है। जब भी सुप्रीम कोर्ट में या संसद में कुछ इस तरह की बात होती है, संविधान से रिलेटेड बातें, तो केशवानंद भारती का जो मुद्दा है, जो मुकदमा था, उसको उस पर डिस्कस होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है केरल। ठीक है, देखिए आज से करीब 47 साल पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद बनाम स्टेट ऑफ केरल मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसके अनुसार संविधान की जो प्रस्तावना है, उसका जो मूल ढांचा है, उसको बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, और ये जो केस है वो काफ़ी मिसाल बना था। हुआ क्या था, दरअसल क्या हुआ था कि केरल में इडनीर नामक एक हिंदू मठ है जिसके वो प्रमुख थे। तो इडनीर मठ की ओर से केशवानंद भारती ने केरल सरकार के भूमि सुधार कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल हुआ ये था कि केरल सरकार ने जो है एक कानून बनाया था, उसके तहत क्या हुआ था कि मठ की 400 एकड़ में से 300 एकड़ जो ज़मीन है वो पट्टे पर खेती करने वाले लोगों को उनके नाम कर दी गई थी, उनको दे दिया गया था। तो इसको चुनौती दी थी उन्होंने। इसके अलावा एक और मामला उठाया था केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट में कि 29वां जो संविधान संशोधन है उसको भी, जिसमें ये कहा गया था कि 9वीं अनुसूची में केरल भूमि सुधार अधिनियम भी शामिल था, 1963 शामिल था। तो इसके तहत क्या होता था कि वो इस कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती थी सुप्रीम कोर्ट में। तो इसको लेकर जो है वो काफ़ी विवाद हुआ था कि भूमि सुधार अधिनियम जो हुआ केरल का, तो उसको अदालत में चुनौती ही नहीं दी जा सकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये संवैधानिक अधिकारों का हनन है, उनका ये कहना था। ठीक है, तो मठ की ओर से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये पूरे मामले की मुकदमा किया और लड़ा,
और 1973 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल आया है कि क्या संसद को ये अधिकार है कि वो संविधान की जो मूल प्रस्तावना है उसको बदल सके। चीफ जस्टिस थे उस समय SM सीकरी, तो उनकी अध्यक्षता में 13 जजों की बेंच ने बहुमत से फैसला सुनाया था। और हालांकि उस मामले में केशवानंद भारती को व्यक्तिगत रूप से राहत तो नहीं मिल पाई थी, ज़मीन जो है वापस नहीं मिल पाई थी, लेकिन अदालत ने ये फैसला दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, संसद की शक्ति संविधान के संशोधन करने की तो है, लेकिन संविधान का जो प्रस्तावना है उसके जो मूल ढांचे हैं उसको नहीं बदला जा सकता है, और कोई भी संशोधन प्रस्तावना की भावना के खिलाफ नहीं हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि इसमें एक तरह से संविधान को सर्वोपरि माना गया। संसद जो है इसके प्रस्तावना के जो मूल हिस्से हैं उसको नहीं बदल सकते। तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी, क्योंकि ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर इस तरह की संविधान के प्रस्तावना को बदलने की और तोड़ मरोड़ करने की अगर संसद को अनुमति मिल गई तो जो मूल चीज़ें हैं वो बिखर सकती हैं। जैसे हम लोगों ने पाकिस्तान में देखा कि वहाँ संविधान बनता है और फिर उसको ख़त्म कर दिया जाता है, फिर संविधान बनता है फिर ख़त्म कर दिया जाता है। तो वैसी हालत एक तरह से ना हो, ये भी एक तरह से इस फैसले में ये सामने आया। तो बहुत इम्पॉर्टेंट फैसला था केशवानंद भारती वाला, तो ये आपने समझ लिया होगा मुझे लगता है। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, अगला क्वेश्चन लेने से पहले बता दूं कि 2020 का जनवरी से अगस्त तक का टोटल करंट अफेयर्स अवेलेबल हो गया है। PDF अगस्त का भी तमाम करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं, उसके नोट्स हैं, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। PDF है, नोट्स के साथ MCQ है, करीब 1200 MCQ हैं, उसके डिटेल नोट्स है। तमाम एग्जामिनेशन, चाहे UPSC हो, रेलवे का जो एग्ज़ाम आने वाला है जिसके बारे में अनाउंसमेंट हुआ कि 15 दिसंबर से लेंगे, तो उसमें भी बहुत काम आ सकता है, तो ज़रूर देखना आप डिस्क्रिप्शन में। और 2019 का भी PDF अवेलेबल है, उसका बुक भी अवेलेबल है Amazon पे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव रह चुकी हैं प्रीति सूदन को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पैनल में अहम जिम्मेदारी मिली है, जगह मिली है, इंपॉर्टेंट जगह? आंसर होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखिए, महामारी से निपटने और उसकी तैयारियों को लेकर एक पैनल बनाया है WHO ने, और 11 लोगों को शामिल किया है दुनिया भर के, तो उसमें से एक ये भारतीय हैं, ठीक है। और वो 31 जुलाई 2020 तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव थी, बहुत इंपॉर्टेंट पद पर थी। और WHO के पैनल में जो शामिल हुई हैं उनके साथ साथ न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क, लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलन जॉनसन, इसके अलावा और भी कई लोग इम्पॉर्टेंट पर्सन्स वो हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी AITA का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर होगा इसका अनिल जैन, ठीक है। अभी 6 सितंबर को ही बैठक हुई है और उसमें उनको चुना गया। भाजपा से वो भाजपा के राज्यसभा सदस्य भी हैं। इसके अलावा अनिल धूपर को महासचिव चुना गया है इस संगठन का। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत चीन सीमा विवाद के बीच में किस देश में चीन और भारत के रक्षा मंत्रियों की बैठक 4 सितंबर 2020 को हुई है? आंसर होगा रूस में ये बैठक हुई है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंघे, तो उनके बीच में रूस की जो राजधानी है मॉस्को, तो वहाँ पर मीटिंग हुई। मीटिंग करीब 2 घंटे 20 मिनट तक चली। मुलाकात की जो पेशकश है वो खुद चीन के जो रक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से हुई थी, और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने उन्होंने LAC पर चीनी सेना को पीछे हटने को कहा। बहुत सारी बातें हुई। हालांकि दूसरी तरफ से जो बयान आया है, मेरे बगल में आप देख भी रहे हो, उसमें चीन की तरफ से काफ़ी आक्रामक बयान आया। उसने कहा कि हम अपनी जगह की 1 इंच भी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, और पूरे टेंशन के लिए इंडिया को ही जिम्मेदार बताया। मीटिंग के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मीटिंग में क्या बात हुई उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी बाहर नहीं निकली है। हालांकि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने अपने तेवर में चीनी रक्षा मंत्री से कहा कि वो विवाद को ख़त्म करे और सेना को वहाँ से पीछे हटाए। जो पुरानी स्थिति थी अप्रैल से पहले की, उस स्थिति पर वो लौट आए। देखते हैं आगे क्या होता है। ऑफिशियल रूप से इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आया है, इसलिए
बहुत ज़्यादा कयास लगाना ठीक नहीं होता है। जो बात सामने आई है वो मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंग्लिश में कहेंगे इसे इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, ये कब मनाया जाता है ये डे? आंसर होगा 7 सितंबर। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 74वें सत्र में पिछले साल ही 19 दिसंबर 2019 को इस दिवस के मनाने का ऐलान किया था, और 2020 में ये दिवस है, पहली बार मनाया जा रहा है। ठीक है, ये दिवस पहली बार मनाया जा रहा है 2020 में, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी कोई इवेंट या घटना पहली बार होता है तो वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM, उसका नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर होगा इसका केनिची आयुकावा, ये जापानी हैं और वो मारुति सुजुकी के MD और CEO हैं इस वक्त। 2 साल के लिए उनको SIAM का अध्यक्ष बनाया गया है। ओके, और उपाध्यक्ष किनको बनाया गया है? तो अशोक लीलैंड के MD और CEO हैं विपिन सौंधी, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 2012 में। मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, क्रिकेटर इयान बेल ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, तो किस देश के खिलाड़ी हैं? आंसर होगा इंग्लैंड। उन्होंने 2020 का जो अभी घरेलू सत्र है उसके समाप्त होने के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 2004 में उन्होंने क्रिकेट में डेब्यू किया था और अच्छा खासा उनका प्रदर्शन रहा है। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट्स मैं पढ़ता रहता हूँ। वीडियो जो है वो मॉर्निंग को नहीं आ पा रहा है, लेकिन जब भी मैं देता हूँ तो बिल्कुल बहुत अच्छे खासे कंटेंट के साथ देता हूँ और आपके कमेंट्स जो हैं वो ये बताते हैं। ओके, तो आज जो आपने वीडियो देखा उसका PDF अवेलेबल हो गया मेरे बगल में, तो क्लिक कीजिए इस पर और डाउनलोड कर लीजिए। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ और भी PDF हैं, 2020 के अब तक के हैं, 2019 के हैं, तो वो सब भी देख सकते हो। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल मिलते हैं।